हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रब्बानी और आप देख रहे हैं डेली हेल्थ अवेयरनेस। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक को लेके। तो एक्चुअली हम लोग जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली है क्या, कितना लोगों को हो रहा है हर साल, और इसका मेडिकल इमरजेंसी क्या क्या है, क्यों होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। अगर किसी का इमरजेंसी हो तो उस टाइम क्या करना चाहिए हम लोगों को, और इसके लिए क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन क्या लेंगे इससे बचने के लिए, ये सब हम लोग आज जानेंगे। एट फर्स्ट हम लोग को जानना है कि व्हाट इज ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली होता है क्या। ब्रेन स्ट्रोक होता है कि हम लोग का जो ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है किसी कारण रुक जाना। दो वजह से रुक सकता है। एक, अगर वहाँ कोई भी इससे बाधा है, तो कोई प्लाग है, वो कहीं भी अगर कोई बंद हो गया है, जो खून का हम लोग का वेसल है आर्टरी, वो जो अगर ब्रेन का कोई वेसल अगर बंद हो जाए, सोचो आसपास में जो खून का सर्कुलेशन जा रहा था जो आसपास के सेल में, वो अगर ना जाए और किसी बंद की वजह से, तो वहाँ का सेल नष्ट हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। तो डैमेज ऑफ द ब्रेन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रोक। इस्केमिक दो टाइप का होता है जनरली ब्रेन स्ट्रोक, एक इस्केमिक और एक होता है हेमरेजिक। जनरली दोनों ही मेडिकल इमरजेंसी में आता है। स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी। हेमरेजिक जो है वो थोड़ा डेंजरस होता है। ज़्यादातर जो भी स्ट्रोक का पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं वो जनरली हेमरेजिक होते हैं। देखा गया है कि इंडिया में हर साल कम से कम जो रिकॉर्ड में हुआ है, वो रिकॉर्ड के हिसाब से 1 मिलियन लोगों का ब्रेन स्ट्रोक होता है हर ईयर। 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से दिन ब दिन वो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे और भी होंगे जिसको अभी तक रिकॉर्ड ही हुआ ही नहीं है, क्योंकि हर जगह मेडिकल की फैसिलिटी की सुविधा नहीं है। सारे लोगों को पता ही नहीं चलता, कुछ अनडायग्नोस रह गए हैं। तो देश बहुत बड़ा है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा भी मुश्किल ही है। जितना भी हुआ है उस हिसाब से 1 मिलियन तक हुआ है। जनरली देख गया है कि जितने भी सारे स्ट्रोक उनके हम लोग पाए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर इस्केमिक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक ही ज़्यादा होता है और थोड़ा कम होता है हेमरेजिक, पर डेंजरस ज़्यादा है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। अब हम बताएंगे आपको कि हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन का जो का आर्टरी है, हम लोग का खून का जो वेसल है, वो कोई कारण से फट जाए। जनरली देखा गया है कि मेनली जो आर्टरी फटता है वो ज़्यादातर ब्रेन स्ट्रोक होता है, और भी वो बहुत जगह से होता है, तो उसका परसेंट सबसे ज़्यादा रहता है। फिर ब्लीडिंग होता है। वहाँ ब्लीडिंग होने की वजह से उसका आसपास का जो सेल है, जो ब्रेन का हिस्सा जो है, उसमें ब्लड फैल जाता है, जिसका वजह से पूरा ब्रेन में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर वो पूरा ब्रेन में अगर प्रेशर क्रिएट हो, प्रेशर बढ़ता जाए, तो आसपास का जो ब्रेन का सेल है उसको भी वो डैमेज कर देता है, जिसका वजह से धीरे धीरे अगर ब्लीडिंग बढ़ता जाए तो पेशेंट एक्सपायर भी कर जाता है। तो जिससे वेरी डेंजरस के टाइम पे अगर इलाज करें, टाइम पे अगर ब्लीडिंग की देखने के हिसाब से ब्लीडिंग बढ़ रही है देख के अगर इलाज करें, तो कुछ परसेंटेज है जो पेशेंट बच भी सकता है। जैसे किसी का अगर हेमरेज थोड़ा जैसे बड़ा हो, तो उसका इमरजेंसी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ता है। डेंजरस इसके वजह से हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहना चाहिए और जानकारी रखना चाहिए हर इंसान को कि इस ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली होता है क्या, हम सिम्टम क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक का, कैसे पता चलेगा भैया हम लोग ब्रेन स्ट्रोक है। तो जनरली बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं। सबसे एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अचानक से हम लोग का बैलेंस बिगड़ जाता है। जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसका एट फर्स्ट बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या होता है कि खड़ा हुआ था, चल रहा था, अचानक से वो गिर गया, बैठ गया, बैलेंस नहीं कर पाता है, गिर जाता है, हाथ पैर पकड़ लेता है, पैरालाइज टाइप का हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है पूरा सा, जिसे ब्लड विजन कहते हैं। बात नहीं कर पाते ठीक से, बात करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं, मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाता है, इस टाइप का टेढ़ा हो जाता है, लेफ्ट या राइट दोनों साइड में हो सकते हैं। पूरा हाथ और पैर पैरालाइज हो जाता है एक साइड में, लेफ्ट राइट या फिर दोनों साइड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कहाँ हुआ है, किस साइड हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, हिस्सा हुआ है, कितने ज़्यादा सेल डैमेज हुआ है, इसी के ऊपर डिपेंड करके ये
सिम्टम भी अराइज करता है। ठीक है, तो हार्ट पेशेंट के अंदर सारे सिम्टम मिलेंगे ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर भी मिल सकता है। पकड़ लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा हेडेक होता हो, बाकी सब ठीक है। फिर किसी का देखे तो कोई भी दवा ले लेता है हेडेक का, बस हेडेक कम नहीं होता, तो उसका अगर सीटी स्कैन करके देखते हैं तो उसमें भी पता चल जाता है कि इस्कीमिक है या हेमोरेजिक। इस्कीमिक हेमोरेजिक के पता करने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है पता करने का कि एक्चुअली है हेमोरेजिक है ना इस्कीमिक है, सिर्फ सीटी स्कैन। सिर्फ सीटी स्कैन से एग्जैक्टली बहुत जल्दी पता चल जाता है कि 95% केस में पता चल जाता है कि ये ब्रेन स्ट्रोक इस्कीमिक है या हेमोरेजिक। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो हिस्सा बहुत छोटा होता है, दूसरे साइड में होता है ब्रेन का, तो जल्दी पता नहीं चलता। उस सब केसेस में काफ़ी दिन तक दिक्कत पैदा होता है, तो फिर उस टाइम हम लोग लंपर पंक्चर करके भी उसका जो CSF टेस्टिंग करके अभी हम लोग पता करते हैं कि वो ब्रेन स्ट्रोक है या नहीं। तो परसेंटेज बहुत ही कम है। अब क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ देखे तो? देख रहे आसपास के अपने रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान हो रास्ते में जाता हुआ, अपने भी कोई भी इंसान को अगर देख रहे हैं आप कि वो अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और गिर गए हैं, तो एट फर्स्ट उसको देखना, उससे बात करने की कोशिश करना। अगर वो बात नहीं कर पाता है तो उसे इशारे से में पूछना कि कहीं पेन हो रहा है कि नहीं। कि चेस्ट पेन अगर होता तो मे भी हार्ट की तरफ जाता है, अगर चेस्ट पेन भी नहीं बता रहा तो फिर स्ट्रोक की तरफ जाता है। एट फर्स्ट सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कोई पेशेंट अगर जल्दी गिर जाता है, फिर घर में कोई बात करते करते लड़खड़ा जाता है, मुँह टेढ़ा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है स्ट्रोक का ही। क्या करेंगे इस टाइम अगर होगा तो? आपको कुछ नहीं करना है, कभी वेट ही नहीं करना है। अगर कोई भी पेशेंट ऐसे हो, संग उसको आप हॉस्पिटल ले जाइए। अगर बोले कि दर्द हो रहा हो तो उसके लिए वेट मत कीजिए कि भैया अब थोड़ा देख ले, पानी वानी पिलाएँ, थोड़ा रुक जाएँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई गिरे हैं, थोड़ा सा उसका मुंह में पानी डालिए, अगर देखें कि वो थोड़ा बातचीत कर रहा, जितना जल्दी हो आप उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए। करने के बाद हॉस्पिटलाइज करके एट फर्स्ट जो भी मेडिकल ऑफिसर है उसको, वो लोग जनरली सजेस्ट करते हैं कि उसको हिस्ट्री बोलिए। वो लोग ज़रूर CT स्कैन करने बोलेंगे। एट फर्स्ट CT स्कैन करवाइए। आप ऐसा अगर देखें अचानक गिर गया हो, सर घूम के, आँखों का अंधेरा, ये सब जो कोई भी अगर सिम्टम, एक भी सिम्टम हो, फटाफट ले जाइए हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, एक CT स्कैन करवाइए, चेक कीजिए ये हेमोरेजिक है या इस्कीमिक। अगर ये हेमोरेजिक है तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जो कितना बड़ा हिस्सा है उसके ऊपर डिपेंड करके ट्रीटमेंट होगा। अगर बड़ा होगा तो इसका ऑपरेशन वगैरह भी ज़रूरत पड़ सकता है। छोटा होगा तो दवाई से भी ठीक हो जाता है। बड़ा होगा तो कोई भी अगर हेमोरेजिक हो तो मैक्सिमम जाना चाहिए हम लोग को न्यूरोलॉजिकल कोई हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कोई न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस टाइप का कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह में। इस सब में न्यूरोलॉजिकल फैसिलिटी अच्छा रहता है। तो इस सब में फटाफट हम लोग को ले जाना चाहिए। पेशेंट को ले जाने के बाद वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह होगा और धीरे धीरे चांसेस रहेगा पेशेंट का बचने का परसेंटेज बढ़ जाएगा। देखा गया है कि जो लोग के हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है वो लोग का चांसेस कम होता है जीने का, मतलब ज़्यादातर लोग ये मर जाते हैं। पर छोटा अगर हेमोरेज हो तो फिर उसमें से रिकवर भी होकर पेशेंट बच जाता है। अगर देखें कि नहीं इस्कीमिक स्ट्रोक है तो चलिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, पर पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट करवाइए। हिस्से को कितना हिस्सा है इस्कीमिक है वो देख लीजिए। अगर वो डॉक्टर वो देखने के बाद CT स्कैन देखने के बाद डिसीजन लेगा कितना बड़ा हिस्सा है कि नहीं है, उसके ऊपर बेस करके आप ट्रीटमेंट करवाइए। पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है। इसका कॉज बहुत सारे होते हैं। डायरेक्ट कॉज हम आप थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताएं कि कोई ब्रेन का वेसल फट जाए या फिर कोई भी ब्रेन का वेसल जो मतलब आर्टरी जो है वो अगर ब्लॉक हो जाए, वहाँ से खून ब्लड का सर्कुलेशन अगर ना जाए, तो ये दोनों डायरेक्ट कॉज है। पर ये दोनों माने कंडीशन को होने के लिए बहुत सारे और भी पीछे इसका कारण है, जिसका वजह से ये दोनों सिचुएशन में डेवलप करता है, जो कारण डेवलप करता है। जैसे हो गया कि सबसे ज़्यादा जो है इसके ऊपर डायरेक्टली इन्वॉल्व है ब्लड प्रेशर। ब्लड सबसे बड़ा कॉज माना जाता है ब्लड प्रेशर को। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो किसी का तो दवाई टाइम पे ना ले, ये रेगुलेटरी करें, तो फिर जो हम लोग का जो ब्लड का वेसल है जिसकी वजह से खून ब्लड सर्कुलेशन जो होता है तो वो रप्चर हो जाता है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो ब्रेन चांसेस है ब्रेन का जो खून का जो आर्टरी है वो रप्चर हो जाता है, जिसका वजह हेमोरेजिक स्ट्रोक डेवलप होता है। अब देखा जाए कि शुगर, दूसरा है शुगर, डायबिटीज़। अगर जो भी पेशेंट डायबिटीज़ हैं उसका अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रह रहा हो, काफ़ी ज़्यादा अगर शुगर लेवल रहता होगा तो क्या होगा कि हम लोग का जो खून का जो नली है, आर्टरी है, उसका एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है। वो जब भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है कि खुलता है, थोड़ा सा बंद होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। आप थोड़ा इस हिसाब से फ्लेक्सिबल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं पाइप से पानी थोड़ा जाता है तो थोड़ा हिलता है, उसी हिसाब से हम लोग आर्टरी भी होता है, थोड़ा उसका साइज डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, इस टाइप का होता रहता है। तो क्या होता है कि जब भी डायबिटीज़ में कोई भी इंसान का अगर शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, 400-500 हमेशा रह रहा, तो क्या होगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो कम हो जाता है, जिसका वजह से क्या होता है कि खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल, नली खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो क्या होता है कि आर्टरी के वॉल में डिपॉजिट होना शुरू होता है। अगर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाए ना तो वहाँ प्लाक बनता है, प्लाक जैसा वो डिपॉजिट डेब्रिस, जो भी डेड पार्टिकल्स होता है वो भी जमा हो जाता है, जाके धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है, उसका साइज भी बड़ा होता रहता है। और ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो खून का जो नली का जो साइज है, जैसे हम लोग का पाइप वगैरह में जो गंदगी जमा हो जाता है, आयरन जैसा जमा हो जाता है और उसका पानी का सर्कुलेशन कम हो जाता है, उसी हिसाब से हम लोग शरीर के जो खून का जो नली है उसी में भी वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होके, प्लाक डिपॉजिट होके उनका हम लोगों का आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिसका वजह से खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, खून का सर्कुलेशन कम कर देता है। तो डायबिटीज़ इसमें काफ़ी इंक्लूड। और वही जो प्लाक जब कभी भी वहाँ से खुल जाता है, कोई भी फोर्स की वजह से हम कभी खुल जाता है तो फिर वहाँ से थ्रोम्बोलिज्म होके अगर ब्रेन के आर्टरी के जहाँ भी जाकर रुकता है तो वहाँ जमा को बंद कर देता है। अगर ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन का आर्टरी को ब्लॉक करेगा तो वहाँ ब्लड का जो भी सेल है जहाँ जहाँ वो सर्कुलेशन देता था वहाँ खून जाएगा नहीं, अगर जाएगा नहीं तो फिर स्ट्रोक को डेवलप हो जाता है, वो आसपास का सेल डैमेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। दूसरा, अगर वही प्लाक अगर हार्ट में भी जाए तो वो जो वही जब किसी का भी अगर वेसल का अगर टोनिसिटी लॉस हो जाता है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होता है तो फिर सिर्फ कोई पर्टिकुलर जगह में होगा ऐसा नहीं है, वो किसी भी वेसल में, हार्ट में, भोज ब्रेन में, किसी भी जगह पे ये हो सकता है। अगर आपको हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, माइक्रोल इन्फेक्शन वहाँ का सेल को डैमेज कर देगा। अगर ब्रेन में होगा तो ब्रेन स्ट्रोक। तो ये बहुत डेंजर है, तो ध्यान में रखना है कि शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना है। तीसरा जो हो जाता है कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखना है कि हम लोग को जो भी चर्बी वाला खाना कम खाना है, हर फैटी ऑयली फूड कम खाना है, तो फिर इस वजन नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये सब में ध्यान रखना है कि हमेशा ब्लड का सर्कुलेशन है या नहीं ठीक शरीर में, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ठीक रहेगा शरीर में तो फिर स्ट्रोक का चांसेस कम हो जाएगा। चौथा क्या है, स्मोकिंग कैसे? स्मोकिंग एक्चुअली डायरेक्टली वर्क नहीं करता है स्ट्रोक में, इनडायरेक्टली वर्क करता है। इनडायरेक्टली ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ मतलब देश में, हम लोग का बोल के नहीं पूरा दुनिया में हर जगह में स्मोकिंग का परसेंटेज लोगों का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्मोकिंग थोड़ा इतना ऊपर आ गया सब कॉज में। जो इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। पांचवा क्या है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, काफ़ी ओबेसिटी हो जाना, वजन बढ़ा देना, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, और 7 नंबर होता है डाइट मेंटेन बिल्कुल नहीं करना। डाइट बिल्कुल हम लोग नहीं मेंटेन करते हैं, खाने होने के नियम बिल्कुल नहीं मानते हैं, जो मर्जी खाते हैं, जिसकी वजह से हम फास्ट फूड काफ़ी ज़्यादा आजकल लेना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह शरीर में बढ़ते हैं, ओबेसिटी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक का पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा। और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट कॉज हैं, जैसे हो गया आपका कुछ जेनेटिक, देखा जाता है कि कुछ पेशेंट जेनेटिक होते हैं जिसके कारण फादर को हुआ था,
सचा को हुआ था उसको होने के चांसेस भी ज़्यादा है। मम्मी पापा को था ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो बच्चे के चांसेस भी ज़्यादा होता है। वो हेरिडिटी भी कुछ होते हैं तो वो बहुत परसेंटेज में कम होते हैं। दूसरा जो है प्रिवेंटिव मेजर, अगर हम लोग आम लोग जो नॉर्मली जो हम लोग अगर मेनली 98% जो पीपल है 98% पीपल जो हैं जिस कैसे मेंटेन करें कि स्ट्रोक से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। स्ट्रोक से बचने के लिए जो हम लोग को करना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। दूसरा एक इंटरवल में 6 मंथ तो 1 ईयर इंटरवल में हम लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाना है। तीसरा क्या करना है, डाइट सेट मेंटेन करना है खाना खाने के लिए। चौथा करना है कि हम लोग का वजन देखना है कि हम लोग ओबेस ना हो। एक अपनी हाइट के हिसाब से वजन को परफेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करना है। छठा हो, अगर आपको डायबिटीज़ हाइपरटेंसिव हैं आपको तो फिर रेगुलर बेसिस से आपको दवाई लेना है। जब उसको शुगर कभी भी ज़्यादा ना बढ़े इसमें आपको ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल कभी भी ना बढ़े इसमें ध्यान रखना है। प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो उस हिसाब से दवाई लें, दवाई से टाइम टू टाइम लेके इसको मेंटेन करना है। पाँचवा जो है हम लोग का जो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, स्ट्रेस जिसका बड़ा वजह से मेंटेन नहीं होता है। तो स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग का जो वर्कआउट जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत जगह IT सेक्टर वगैरह में बहुत जगह हिस्सा में कोई पैसे अपना पैसे के लिए या कोई पर कंपनी के फोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी करते हैं। तो उनमें से तो ईजिली वो लोग का काफ़ी मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है जिसका वजह से स्ट्रोक वगैरह होने का चांसेस भी रहता है कि उस लोग पे इजीली कम होने प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है तो फिर स्ट्रोक वगैरह का रिस्क बढ़ता है। तो इस सब से थोड़ा हम लोग को मेंटेन करके एक ड्यूटी कीजिए, करने में तो करना तो पड़ेगा ही, पर एक गैप करके कीजिए जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट ले लेके कीजिएगा तो फिर स्ट्रोक का चांसेस कम रहेगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाए पेशेंट का उसके बाद जो हम लोग करना है कि फिजियोथेरेपी करवाना है। इमरजेंसी में तो न्यूरो सर्जन व न्यूरो मेडिसिन का डॉक्टर देख लिए, दवाई ववाई दिए हॉस्पिटल में कुछ दिन फिजियोथेरेपी करवा दिए, पेशेंट घर लेके आए। ज़्यादातर लोग फिजियोथेरेपी नहीं करवाते हैं, नहीं करवाते। तो हम लोग को देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम किस पेशेंट का है स्ट्रोक का, उसी हिसाब से हम लोग को क्या कौन सा डॉक्टर के पास जाना है वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखिए आपका पेशेंट का पैरालाइज है तो आप एट फर्स्ट फिजियोथेरेपी और बाकी सारी चीज़ ठीक है, सिर्फ ऑनसेट पैरालाइज है तो फिर आप फिजियोथेरेपी करवाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट आता है। पर पूरा कम्प्लीटली ठीक कभी भी नहीं होता है, पर ऑलमोस्ट चलने लायक हो जाता है इतना। फिजियोथेरेपी रेगुलर बेसिस से करवाने से अगर स्ट्रोक अमाउंट के ऊपर बेस करके सारी चीज़ होता है तो जो रिकवर होने का चांसेस है काफ़ी हद तक वो रिकवर होता है। अगर आप देखते हैं कि पेशेंट बात भी नहीं कर पाता है ठीक से, उसका बात करने का जो तरीका है, जो स्लरिंग ऑफ स्पीच जो था वो वैसे रह गया है, तो फिर आप थोड़ा सा स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है वो लोग के पास जाइए, वो दिखाइए और पेशेंट को बात करवाने का वो लोग कोशिश करते हैं। उन लोग कुछ तरीका होता है जिस तरीके से वो धीरे धीरे पेशेंट काफ़ी हद तक जो बात करने में सुधार आ जाता है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि फिजियोथेरेपी एक तक करवाते सालों हो गए हैं, पर पेशेंट देखते हैं कि फिर भी पेशेंट का कुछ फाइन मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पकड़ लीजिए शर्ट का बुटाम नहीं लगा पाते हैं, कस के टाइट नहीं बना पाते हैं, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रह ही जाता है। तो उसके बाद जब फिजियोथेरेपी का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए फिर भी पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम रहे तो उस टाइम आपको करना जो है कि एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। वो लोग फाइन मूवमेंट करवाते हैं, फाइन मूवमेंट को लोग करवाते हैं, जैसे लिखना, हैंड राइटिंग ठीक करवाते हैं, कर नहीं पाते हैं, जब शर्ट का बटन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, अपना छोटा काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो उस सब के लिए वो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उससे भी काफ़ी मदद मिलते हैं और धीरे धीरे पेशेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। तो ये दिन दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, हर तरफ से बढ़ रहा है, तो ये दिन दिन बढ़ता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, इससे बचें और हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। जिसका जैसे मतलब इनकम है उसी हिसाब से आप मेंटेन कीजिए, कोशिश करें कि हमेशा आप मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। उम्मीद कर रहे कि आप लोगों को ये जानकारी मिल के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।